अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज पाकिस्तान में नई तारीख लिखी गई जब वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से पहली खातून शख्सियत ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब तो मुंतखब हो गई हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही अमन का पैगाम दिया है। एक ऐसी अपोजिशन को जो कि बाहर खड़ी मुंतज़िर रही कि उनको असम्बली के अंदर आने की इजाज़त दी जाए और उनको वोट टेकिंग सेरेमनी का हिस्सा बनने दिया जाए, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के बावजूद ना तो उनको अंदर आने का मौका दिया गया, ना ही बात करने की इजाज़त दी गई। लेकिन उसके बाद भी मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की कि वो ना सिर्फ अपोजिशन की वज़ीर आला होंगी बल्कि वो उन तमाम लोगों की वज़ीर आला भी होंगी जिन्होंने उनके हक़ में वोट दिया। अब उम्मीद की जा सकती है कि जिन मनसूबों के ऊपर बारहा मरियम नवाज साहिबा वक्तन फ़वक्तन जिक्र कर रही हैं, जो कि पंजाब को यकसर बदल कर रख देंगे, उनके ऊपर किसद तक अगले 5 सालों में वो अमल दरामद कर सकेंगी, जबकि उनके सामने एक मजबूत और इंतहाई मुतहरिक अपोजिशन मौजूद होगी जो कि उनको बड़े फैसले करने में रुकावटें पैदा करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकती है। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए साबिक पंजाब असम्बली सिप्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सिप्तान साहब, से पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, आज एक नई तारीख पंजाब में रकम हुई है और आपने भी यकीनन देखी होगी कि पंजाब में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला मुंतखब की गई। लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि जो अपोजिशन के लोग थे, वॉकआउट करने के बाद उनको अंदर भी आने नहीं दिया गया। तो पहले तो ये बताएं कि क्या इस अचीवमेंट के ऊपर बहैसियत अपोजिशन मेंबर्स भी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी ये समझती है कि खातून वज़ीर आला का मुंतखब होना खुद एक नई तारीख है, लेकिन जिस अंदाज में मुंतखब किया गया उसने इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोवर्शियल बना दिया? देखिए, बात यह है कि इस वक्त हमें जरूरत है जितनी भी कंट्रोवर्सी से हम बच सकें। आज तक आपका इलेक्शन कंट्रोवर्शियल चल रहा है। आपके फॉर्म जो है 45 और 47 का अभी तक फैसला नहीं हो रहा। ये आपके जो इनके हैं जीतने के रिजल्ट्स, वो चैलेंज। बात यह है कि जितनी हम थोड़ी कंट्रोवर्सीज बनाएंगे ये हमारी जमहूरियत के लिए बेहतर है। ऑपोजिशन का वॉकआउट, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था और मैं देख भी नहीं सका, बट अगर ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, पीटीआई वाले दोस्तों ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अगर वॉकआउट किया, तो ये कोई घंटे डेढ़ के साथ क्यामत बिल्कुल नहीं आनी थी। आप उनको मना के ले आते और वो उस कार्रवाई का हिस्सा होते, तो ये जमहूरियत के लिए ज्यादा बेहतर था। देखिए, आपके पास न्यूमेरिकली तादाद ज्यादा थी। आपने अपने दोस्तों को, या मैडम जो मरियम आपकी मरियम नवाज साहिबा, उनको ज्यादा थी, आपने इलेक्ट करा लिया। लेकिन ये 1 2 3 साल बाद चलती रहेगी कि ऑपोजिशन बायकॉट पे थी। अगर ऑपोजिशन बैठी होती, वो अपनी बात करते, स्पीकर साहब उनकी बात सुन लेते हौसले के साथ, तहम्मुल के साथ, उस बात का चलना सबने रूल्स के तहत ही होता है। जो कुछ होना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मेरे साथ भी पढ़ी है, मेरे सामने भी पढ़ी है। वी कैन नॉट वायलेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बट हमारी कुछ नॉर्म्स भी हैं, हमारी कुछ रिवायात भी असेंबली की होती हैं। तो अपोजिशन को मौका मिलना चाहिए था बोलने का, जो कि उनको नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूँ ये अच्छी शुरुआत नहीं है। अच्छा, लेकिन सिप्तान साहब, आप खुद भी स्पीकर पंजाब असम्बली रहे हैं, वैसे आपने आइन का भी हवाला दिया। क्या आपके ख्याल में बगैर अपोजिशन के मौजूद हुए ओथ उठाना और वोटिंग लेना और बिल्कुल एक वन साइडेड पार्लियामेंट होना या पंजाब असम्बली होना, क्या आपके ख्याल में टेक्निकली इसमें कोई मुजायका नहीं है, किया जा सकता है, सिर्फ एथिकली होना चाहिए कि अपोजिशन मेंबर्स मौजूद हों? देखें, जब आप देखें, पहले तो हम ये डिटरमिन करें ना कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में जहां गवर्नमेंट का होना जरूरी है, वहां ऑपोजिशन का होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे आपके मीडिया हाउसेस हैं, आप वो लोग हैं जो आप भी ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, अच्छाई की तारीफ भी करते हैं, जहां नेगेटिविटी चल रही होती है उसका गिला भी करते हैं। और ऑपोजिशन का भी यही रोल है, क्योंकि ऑपोजिशन वाले देखें कि वो अल्लाह वास्ते तो आके नहीं बैठ गए। वो इस मुश्किल हालात में एक साइड पे एक पार्टी को आपने रेड कार्पेट दे दिया, दूसरी पार्टी को आपने कांटों के नीचे कांटे बिछा दिए, और आपने दूसरी पार्टी को कहा कि आपने कांटों पे चल के जाना है। तो उन्होंने तो जमहूरी रिवायत को कायम रखा। वो रेड कार्पेट ना मांगा उन्होंने, वो कांटों पे ही चल के आए। जब वो आ गए तो उनको इतना राइट तो दी। कोई टेक्निकल इशू नहीं है।
लेकिन देखें, सियासत में हर चीज टेक्निकलिटीज पे नहीं जाती। कहाँ कहीं रिवायात भी होते हैं, कहीं हाउस के तकद्दस को भी आपने बचाना होता है, हाउस की तौकीर को भी बचाना होता है। ये एशिया का सबसे बड़ा ये आपका फोरम है जो आपकी पंजाब असेंबली है। अगर इसको आप बुलडोज ना करें, घंटा आगे घंटा पीछे, मैं भी तो ये कराता रहूं, ओथ भी कराया, मैडम मरियम का ओथ भी मैंने ही लिया, स्पीकर का इलेक्शन भी कराया, लेकिन मैंने ऑपोजिशन वालों को भी ये हक दिया कि वो भी अपने दिल की भड़ास निकालें। तो मेरा ख्याल है टॉलरेंस होनी चाहिए, वी शुड नॉट बी बिल्कुल ठीक। सर आपने बहुत बहुत जल्दबाज ना हो। पॉजिटिव बात की है, टॉलरेंस होनी चाहिए। मरियम साहिबा वैसे तो जो उनका एक अंदाज है उससे हटकर आज उन्होंने बात की, उन्होंने एक अमन का पैगाम भी दिया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनकी वज़ीर आला भी हूँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी वज़ीर आला भी हूँ। तो आपके ख्याल में क्या वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए अब पीटीआई या पीटीआई से जुड़ी जो जमातें हैं उनको एक पैगाम देना चाहती हैं कि 5 साल चलने दिया जाए नून लीग की हुकूमत को, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो होते पार्लियामेंट में तो शोर शराबा ही करते। तो इसका मतलब ये है कि क्या वो चाहती हैं कि अमन के साथ बामी यकजहती के साथ पार्लियामेंट को चलाया जाए? ऐसा तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपकी अपनी क्या राय है? जी, मेरी ये राय है कि अगर वो जेन्युइनली ये चाह रही हैं तो उनको अपोजिशन को आने देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। अपोजिशन अगर अपनी प्रॉब्लम्स जो उनके हलकों की प्रॉब्लम्स हैं या जो उनकी पार्टी की प्रॉब्लम है या इस वक्त जो वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस वो प्रॉब्लम्स नहीं उनकी कोई सुनेगा तो लाभ, वो फिर यूं करेंगे, वो चेयरिंग क्रॉस पे बैठ जाएंगे। जब चेयरिंग क्रॉस पे बैठेंगे तो फिर हम ही कहेंगे कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जब एक फोरम है, मैंने पहले भी यही कहा, मैं आज भी यही कह रहा हूं पिछले 4 दिन से, कि डेमोक्रेसी को डीरेल ना होने दें, डेमोक्रेसी चलने दें, जो गवर्नमेंट का काम है वो अपना करें। और जब मैडम ये कह रही हैं कि जिन्होंने मुझे वोट दिए मैं उनकी भी चीफ मिनिस्टर हूं और जिन्होंने नहीं दिए मैं उनकी भी हूं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप था। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन तब ही पूरी हो सकती थी जब ऑपोजिशन वाले भी अपना व्यू पॉइंट दे देते, उनका व्यू पॉइंट सुनकर उसके बाद इलेक्शन हो जाता, तो ये फिक्रे ज्यादा बेहतर होते। और अगर आप ये समझती हैं कि हाउस को पुरअमन इस तरह चला जाए कि ऑपोजिशन वालों को ना बोलने दिया जाए, तो फिर मेरी तजवीज है उनके मुंह पे पट्टी बांध दें, फिर बोलने ही ना दें। बिल्कुल ठीक सर। बिल्कुल, वैसे फिर आप कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी है। जमहूरियत का हवाला तो वो दे रही थी कि ये जमहूरियत की बेहतरीन मिसाल होगी पंजाब असेंबली। माजी के हालात को मद्देनजर रखा जाए तो वो मिसाल हमें कहीं भी नजर नहीं आती, लेकिन चले उम्मीद वो कर रही है कि उनको 5 साल मिलेंगे। सर अगर वो जो प्रोजेक्ट्स जिनका वो जिक्र कर रही थी, सोलर पैनल की उन्होंने बात की, उनके ये भी मंसूबों में है कि एयर एम्बुलेंस लेके आएंगी, इसके अलावा फ्री वाईफाई लाहौर में मिलेगा, लोगों को निगहबान के नाम से एक प्रोजेक्ट वो रमज़ान में लाना चाह रही हैं। आपके ख्याल में इतने सारे प्रोजेक्ट्स अगर वो ले आती हैं तो क्या पंजाब की सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकेगी और उनको 5 साल मिल गए अगर उनको डिलीवर करने के लिए? देखें जी, 5 साल तो उनको मिलने हैं अपनी कारकर्दगी, ना मेरी ख्वाहिश पे मिलने हैं, ना आपकी ख्वाहिश पे मिलने हैं। अगर उनकी उनकी गवर्नेंस ठीक होगी, उनकी कारकर्दगी, वो ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगी, गवर्नमेंट पार्टी। और सबसे बड़ी बात है, आप ये भी छोड़ दें कि प्रेसिडेंट साहब फलां बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर फलां बन रहे हैं, गवर्नर फलां बन रहे हैं, स्पीकर। हमने ये देखना है कि अगले जो 6 महीने हैं, 6 महीने में आप ये छोड़ दें कि सीटों की बांट, हमने ये देखना है कि अवाम को आप रिलीफ क्या दे रहे हैं। अगर 6 महीने ये सिर्फ जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, तो मैं तो सबसे बड़ा उसकी तारीफ करता था कि इट वाज अ गुड प्रोग्राम। जिस तरह पिछली गवर्नमेंट का, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट के हेल्थ कार्ड से, मैं कहता हूं उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक गरीब सा हमारा आदमी था मियां वाली का, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अपनी जबान में, मैंने कहा चाचा अगर थोड़े दिल दा बाईपास थीमना है तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को थानू मदद घिना देना, बिकॉज वो सफेद पोश था। उस आखे ना बचा ना, अल्लाह जिंदगी करे। बानी पीटीआई का उन्होंने नाम लेके कहा कि अल्लाह जिंदगी करे उनकी। उन्होंने जो हमें, ये देखो हमारा जो कार्ड है, मेरा फ्री ऑपरेशन थी वैसी। इन चीजों को इस पे टैग ना करें कि अगर उन्होंने ये काम किया बानी पीटीआई ने तो हमने ये नहीं करना।
सबसे इंपॉर्टेंट काम एयर एम्बुलेंस भी ले आए, ये सारे वाईफाई ये वो करें, बट खुदा के लिए जो इमरान खान का एक अच्छा प्रोग्राम था उसको तो कंटिन्यू करें ना, जिसमें जी सर, लाखों करोड़ों लोगों का फायदा हो रहा है। जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सब तारीफ करते हैं, वो कंटिन्यू हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह सेहत कार्ड भी होना चाहिए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल जस्टिफाइड है। आखिरी सवाल सर, वो ये कि आपके ख्याल में जो रिजर्व सीट्स का मसला है वो भी हल हो जाएगा, क्योंकि अभी नाम तो दे दिए गए हैं लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अच्छा देखें, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस वक्त, बर्निंग बर्निंग इशू जो है आपने उठाया है, इसमें मेरा ये मौकफ है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जब इन्होंने लिख के दे दिया कि हमारे 100 या 105 या 110 लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, तो असूल के हिसाब से, अच्छा अब ये देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने भी उन सीट्स को कंट्रोवर्शियल तो मान लिया, 24 जो है वो विमेन सीट्स हैं और 3 जो है वो रिजर्व माइनॉरिटी सीट्स हैं। माइनॉरिटी हमारे भाई जो माइनॉरिटी से जिनका ताल्लुक है, तो 27 तो हो गई ना। तो अगर वो कंट्रोवर्शियल नहीं थी तो वो दूसरी पार्टीज में डिस्टर्ब हो जाती। तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ये तस्लीम कर लिया कि ये डिस्प्यूटेड इशू है, तो क्या ही खूब होता कि वो वक्त से पहले इलेक्शन कमीशन वाले उसका फैसला कर देते, और जिनका राइट था, जिनके पलड़े में वो सीट जाती थी, वो तो उनको अवेल करते। उन्होंने वो भी रोक ली। अब उधर से नेशनल असेंबली का सेशन भी आ गया, पंजाब का हो गया, सिंध का सब कुछ हो गया, बलूचिस्तान भी चंद दिनों में, केपीपी और नेशनल भी, और उसके बाद जाके अगर वो सीट्स का फैसला करेंगे, है वो इंडिपेंडेंट इदारा, हम उनको ना डिक्टेट कर सकते हैं ना, बट मुझे फील होता है कि जमहूरियत में वो भी अपना हिस्सा इस तरह डालते कि वो पहले कर देते तो चल बिल्कुल ठीक। तो हक मिल जाता, बेहतर यही था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिप्तैन खान साहब, साबिक स्पीकर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से मरियम नवाज साहिबा ने हलफ तो उठा लिया, लेकिन उनके सामने चैलेंजेस का एक अंबार है। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान जो आज वॉकआउट कर गए, जिनको एक मरतबा बनाने की कोशिश की गई, दूसरी मरतबा वॉकआउट किया, लेकिन उसके बाद उनकी ये शिकायत रही कि ओथ टेकिंग में उनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। एक बहुत मजबूत अपोजिशन की सूरत में मरियम नवाज साहिबा को पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहाँ हमने पंजाब की बात की है, वहीं थोड़ा सा सिंध का अहवाल भी जानेंगे, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब एक बार फिर मुंतखब हो चुके हैं। पिछले 2 अदवार में क्या कुछ उन्होंने किया और क्या उनकी परफॉर्मेंस से सिर्फ इंटीरियर सिंध मुतमईन रहा, या फिर जो अर्बन एरियाज से जिसमें कराची हैदराबाद सर फहरिस्त हैं, क्या वहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ कर सकी है, ये उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अहम मसला जो कि इस वक्त पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातों को दरपेश है, वो है असम्बली का इजलास न बुलाया जाना। लेकिन इसके ऊपर ना तो मुस्लिम लीग नून और ना ही पीपल्स पार्टी, दोनों की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो अमल दरामद होती हुई नज़र नहीं आती हैं, उनसे कोई नतीजा अखज़ किया नहीं जा सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ से आरिफ अलवी की तरफ से जो बुनियादी तौर पर सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि जो मखसूस और ख़वातीन की नशिस्तें हैं, जो अक़लियतों की नशिस्तें हैं, उसके कैंडिडेट्स अभी तक फ़ाइनल नहीं हो सके। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि पंजाब असम्बली में भी पंजाब असम्बली की वज़ीर आला हलफ उठा चुकी हैं, और सिंध असम्बली में भी आज सिंध के वज़ीर आला जो हैं वो हलफ उठा चुके हैं, तकारीर की गई हैं, और वहाँ पर भी ये दोनों जो सीटें हैं वो अभी तक खाली हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो तमाम प्रोसेस है सूबाई असम्बलियों का वो शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है और क्या लाइन ऑफ एक्शन है, इसी के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाएगा कि दोनों बड़ी पार्टीज़ की पाकिस्तान की ये कोशिश है कि सदर मुमलिकत इजलास बुला दें, लेकिन वो किसी तौर भी इसके लिए तैयार नजर नहीं आते हैं। तो अब अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है आप लोगों के पास, किस तरह असेंबली सेशन बुलाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नून लीग ने तो एक डेडलाइन दे दी है कि आज की रात तक तमाम जो सिलेक्टेड एमएनएज हैं वो इस्लामाबाद में पहुंच जाएं। देखिए, पहली चीज तो ये कि बदकिस्मती की बात है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने ये पोजीशन ली है, क्योंकि हाउस जो है वो 100% मुकम्मल कभी भी नहीं होता एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, और जो भी लोग इलेक्ट हो के आए हैं उनको बुला के वोट टेकिंग की जाती है। और सेकेंडली आईनी जो तकाजा है वो ये है कि किस दिन के अंदर हाउस को बुलाना है।
तो अगर वो नहीं भी बुलाते आज कल में, तो खुद ब खुद जो है वो 21 दिन के बाद, मतलब बाय थर्सडे 29th, जी। ये हाउस जो है वो कॉल हो जाएगा और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं इस बात में कोई शक नहीं कि हम भी समझते हैं कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन को कर लेना चाहिए, और इसमें इतनी इल्तवा नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट, ये प्रेसिडेंट का रोल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को इस तरह से वो रिजेक्ट करके भेज दें। ये ही इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे। तो उस लिहाज से 2 दिन उनको अगर गेन हो भी जाएगा तो आई डोंट सी कि उससे क्या फायदा होगा जमहूरियत को या पाकिस्तान को या पार्लियामेंट को। उनको ग्रेसफुली इस चीज को बुला लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी जल्द से जल्द एक फैसला करके सीटों की एलोकेशन जो है वो कर लेनी चाहिए। मेरी अपनी राय में एक पार्लियामेंट्री पार्टी को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर एलिजिबल हो सकते हैं जो मखसूस नशिस्तें उसके लिए, चाहे विमेंस सीट हो चाहे माइनॉरिटीज हो। लेकिन आप किसी एक नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी को, पार्लियामेंट्री पार्टी को तो ज्वाइन नहीं कर सकते। ये कानून में भी इसका जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, और उसको जो है वो प्रीटेक्स्ट बना के और हाउस को कॉल करना, डिले करना, आई थिंक ये गैर मुनासिब नवीद साहब, सर मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। अब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जब अगर टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर बात की जाए तो जो आइनी और कानूनी उमूर समझते हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि आइन में ये लिखा है कि सदर मुमलिकत ने ही इजलास बुलाना होता है, स्पीकर का कहीं जिक्र नहीं है। तो उसको अगर आप स्पीकर का इशू नहीं है। जी जी I'll correct that. जी सर। स्पीकर का इशू नहीं, इशू ये है कि इजलास को बुला लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इवन स्पीकर साहब को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री जो कि कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री होती है हाउस बुलाने की, उनको नोटिफाई कर देना चाहिए कि लेटेस्ट, अगर उसमें आप आइन पढ़ें तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द हाउस शैल बी कॉल्ड by the 21 days after the elections, जो कि 29 तारीख होती है, unless called earlier by the president. तो president का रोल जो होता है वो earlier calling में तो है, लेकिन हाउस खुद ब खुद आ जाता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि सदर बैठा रहे और महीनों तक वो ना बुलाए कि जी मेरी पसंद की पार्टी नहीं जीती है। तो वो आइन में कॉन्सेप्ट, तो आप ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कॉल आउट हो जाएगा, यानी वो ना भी बुलाए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली ये जब माजी में कुछ एक आध ऐसे प्रेसिडेंट थे जहां सदर बैठे रहते थे, तो 18th अमेंडमेंट में ये रास्ता बंद कर दिया गया है और 21 दिन की जो है वो डेडलाइन उसमें डाल दी गई। बिल्कुल सही। अच्छा सर, कुछ और हवालों से भी अब आपसे मैंने कमेंट लेना है। एक तो ये कि सर अभी तक वो जो पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला है, आप सीनियर लीडरशिप में शामिल हैं, पीपल्स पार्टी और नून में तो तय हो गया है तकरीबन और पता भी है सबको, लेकिन एमक्यूएम का अभी तक सर हवा में लटकी हुई है सिचुएशन कि आया वो इस तरफ है या उस तरफ है। क्या पीपी की रेजर्वेशंस है गवर्नर सिंध के तौर पर एमक्यूएम के कैंडिडेट के आने में, या आपको लगता है कि मसला कहीं और है? अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसने कोalition बनानी होती है। इस केस में गवर्नमेंट जो है वो पीएमएलएन होगी, पीपल्स पार्टी तो उस कोalition का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वो उनको चाहिए कि वो मामला एमक्यूएम के साथ जैसे भी सेटल होते हैं वो सेटल कर दे। हम सिर्फ उस हद तक इसमें जो है पार्टी होते हैं कि जो हमारे साथ अग्रीमेंट हुआ है पीएमएलएन का, वो ये है कि 2 गवर्नर्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी को जाएंगे और 2 गवर्नर्स जो है पीएमएलएन को जाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें पीएमएलएन ने उस अग्रीमेंट को अगर ऑनर करना है तो फिर सारी पोजीशंस के लिए उसको ऑनर करना होगा। यानी आपके ख्याल में कैंडिडेट नून लीग का ही होना चाहिए, वो किसी और को नामजद ना करें? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, कैबिनेट में वो चाहें तो कोalition पार्टनर्स एमक्यूएम को भी ले सकते हैं और भी किसी पार्टी से ले सकते हैं। नहीं सर, मेरा गवर्नरशिप से मुताबिक सिर्फ गवर्नर के हद तक, सॉरी जी सिर्फ गवर्नर के हद तक जो एग्रीमेंट हुआ है वो ये है कि गवर्नर सिंध का पर्टिकुलरली, बाकी तो क्लैरिटी है, सिंध का जो गवर्नर है वो पीएमएलएन का होगा। तो उस पे थोड़ी सी ये कंट्रोवर्सी हुई है कि नाउ दे हैव टू डील विद इट कि एक एग्रीमेंट
हमसे किया हुआ है कि पीएमएलएन का अब गवर्नर उस पे होगा, दूसरा और एग्रीमेंट कैसे दूसरी होगा? बात जो है बिल्कुल। वो एमक्यूएम उनसे मांग रही है, तो दे हैव टू हम्म। देन डिसाइड ना अच्छा कि कमर साहब, किस तरह लेकिन से सर करना है, उनको कैसे राजी आपने करना बड़े है। लाइटर साइड पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी है, लेकिन सर अब ये बताएं कि एमक्यूएम कैसे डाइजेस्ट करेगी? या मतलब उनके पास पहले इशरतुल इबाद साहब सालों इस ओहदे पर रहे, अब उनके पास टिसोरी साहब हैं, उन्हीं को वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं। तो सर अगर कोई चॉइस दी हुई नून लीग के पास, तो फिर पीपल्स पार्टी इवेंचुअली डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेगी या इसके ऊपर स्टैंड करेगी? नहीं, पीपल्स पार्टी तो क्या चाहेगी कि जो अग्रीमेंट हमसे हुआ है वो इम्प्लीमेंट हो। ठीक। ये नहीं हो सकता ना कि आधी चीज वो इम्प्लीमेंट करें, तो हम्म। फिर तो पहले दिन से अगर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ तो आगे जाके क्या हो। हम्म, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक दो सवाल मैं चाहूंगी आपकी इजाज़त से। एक तो ये कि सर इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो उनके अभी तक हुए नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन बेंचेस में वो बैठ रहे हैं। सर पीपल्स पार्टी की क्लैरिटी, वैसे तो वो कह चुके हैं कि वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इवेंचुअली बैठेंगे अपोजिशन में, या आप हुकूमती बेंचेस पर बैठकर नून लीग को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं? वो सिचुएशन कैसी होगी? क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो अपोजिशन बेंचेस पर पीटीआई के लोगों की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा होगी पीपल्स पार्टी से। तो क्या पीपल्स पार्टी की चॉइस क्या है सर असेंबली में? देखिए, इस वक्त तो जो फैसला हुआ है वो ये है कि हम पीएमएलएन की गवर्नमेंट को वोट इन करेंगे, चाहे वो स्पीकर का इलेक्शन हो या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो। तो उस लिहाज से तो हम अपोजिशन में नहीं बैठ रहे, लेकिन हम क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, तो वी विल हैव एन इंडिपेंडेंट पोजीशन, बजाय इसके कि हम ज्वाइन करें जो है अपोजिशन को या पीटीआई को। ठीक। ये नहीं है। जो है यानी कि गवर्नमेंट बेंचेस पर हम मोस्ट बैठेंगे। लाइकली गवर्नमेंट साइड पे ही बैठेंगे, हम्म। लेकिन कैबिनेट में नहीं ठीक। होंगे। अच्छा सर, खुर्शीद शाह साहब ने एक जगह पर ये बात की है कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया था गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। सर ये बात दुरुस्त है क्या? ये दुरुस्त नहीं है टू द एक्सटेंट कि मेरा ख्याल है कि वो कुछ कहना चाह रहे थे, और उस लिहाज से इट केम आउट लाइक दिस। पीपल्स पार्टी को अप्रोच करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं थी कि हम तीसरे नंबर पे थे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली। तो उस लिहाज से वो हमारा प्रोग्रेटिव भी नहीं बनता था। लेकिन जो पीपल्स पार्टी को भी ना अप्रोच किया गया पीटीआई की तरफ से, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि उन्होंने रास्ता पहले दिन से ही बंद कर दिया। खान साहब की एक स्टेटमेंट आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई कि मैं नहीं बात करूंगा पीएमएलएन पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ। तो उसके बाद तो वो रास्ता रहा ही नहीं कि हम किसको अप्रोच करें और किसको ना करें। तो इस लिहाज से वैसे भी क्योंकि पीएमएलएन ने जल्दी ही अप्रोच किया था और एक हद तक एक अंडरस्टैंडिंग भी बन गई थी, तो मेरा ख्याल है कि वो ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। अच्छा सर, बलूचिस्तान के हवाले से बताएगा कि फिर बेसिकली लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने जा रही है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, क्योंकि सीएम तो पीपी से ही होंगे। दूसरा जो चॉइस सामने आ रही है पीपल्स पार्टी की सीएम के लिए, वो क्या आपके ख्याल में नॉन कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं, जो चंद एक नाम सामने आ रहे हैं। तो और तीसरा ये कि क्या लीडिंग पोजीशन में नून लीग का कोई हिस्सा होगा या सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्मेशन की हद तक होगा? देखिए, एक चीज तो बात है कि पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा बलूचिस्तान में, लेकिन पीएमएलएन कोalition पार्टनर होगी। सो उनको भी जाहिर है वो भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे अंडर पीपल्स पार्टी। उधर स्पीकर का स्लॉट जो है वो जो है पीएमएलएन को ही जाएगा। तो ये चीजें तो वाज़ेह हैं। अब इंडिविजुअल नामों पे आप कंट्रोवर्सी की बात करें, अभी फैसला ही अगर नहीं आया सामने कि कौन बनेगा, तो कंट्रोवर्सी कहाँ से आ चलिए सर, गई? खबरें हैं। अच्छा कमर साहब, सर दो एक सवाल मेरे, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका आ गया। आज मुराद अली शाह साहब ने दोबारा ओथ टेकिंग ली और उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जी अगली गवर्नमेंट जो है उसमें बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। सर ये बात तो इस मर्तबा भी कह रही थी पीपल्स पार्टी, लेकिन सिचुएशन कुछ और हो गई, हालात किसी और तरफ चले गए। दूसरा सर, उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि वो दोनों साइड्स को साथ लेकर चलें। सर वो तीसरी दफ़ा सीएम बन रहे हैं, हर दफ़ा यही बात करते हैं, लेकिन हर मर्तबा एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने होते हैं सिंध में। इस मर्तबा कैसे स्टेबल करेंगे वो सिंध को? कोई भी पार्लियामेंट या असेंबली जो है वो इट कंसिस्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। ये कोई मतलब अनहोनी बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। और ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशन रखना हर हेड ऑफ गवर्नमेंट का ये फर्ज होता है। जरूरी नहीं है कि वो कोलिशन पार्टनर्स हो सकता है एट सम पॉइंट ये हो भी जाए,
लेकिन इस स्टेज पे तो ये बात नहीं हुई है। सो वर्किंग रिलेशन बहरहाल रखनी है, उनके व्यू पॉइंट को भी सुनना है, असेंबली में भी सुनना है, असेंबली से बाहर भी सुनना है। सर क्विकली अगर मुझे JUIFA के हवाले से बता दें, आपके उनको कहा गया कि आपने देर कर दी, तो क्या देर कर दी या बातचीत भी बंद है, उसके दरवाजे भी बंद हो गए अब JUIFA के साथ? आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के लेवल पे बातें होंगी कि किस हद तक वो हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। ये कोई इस पे फेडरल लेवल पे इस पे डिस्कशन नहीं है, लेकिन आई एम श्योर पार्टी के साथ कंसल्टेशन होगी अगर इस किस्म का कोई स्टेप लेना है। JUI ने भी ये फैसला करना होगा कि आया वो गवर्नमेंट है या ऑपोजिशन है, यू कांट बी बोथ एट द सेम टाइम। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद थे, आपके कीमती शुक्रिया। यकीनन पीपल्स पार्टी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है बहुत ही मैच्योर्ड है, सोच समझ कर फैसले किए जा रहे हैं, हुकूमत की सपोर्ट की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत से वफाकी वजारतें मांगने की ख्वाहिश नहीं की जा रही है। यकीनन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बड़ा ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में ये तमाम बड़ी जमातें एक दूसरे को सपोर्ट करें मुश्किल फैसलों में। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहाँ पार्लियामेंट को सपोर्ट करने की बात है वहाँ ये बड़ा ज़रूरी है कि पार्लियामेंट की फॉर्मेशन भी हो। उसमें एक बड़ी रुकावट सदर मुमलिकत साहब हैं, जो कि समरी मौसूल होने के बावजूद भी ना तो समरी पर दस्तखत कर रहे हैं और ना इस हवाले से कोई राय दे रहे हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अहम तरीन मसला जिसके ऊपर अभी तक बहस चल रही है कि आया सदर के इख्तियारात क्या हैं और उनका इस्तेमाल सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए जो पिंग पोंग का खेल इस वक्त जारी है, मुमकिना तौर पर बनने वाली हुकूमत और सदर साहब के दरमियान, उससे ये वाज़ेह होता है कि दोनों एक पेज पर तो नहीं है और इजलास बुलाने के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर एक पेज पर मौजूद नहीं है। सदर को रिक्वेजिशन ज़रूर मिल चुकी है, लेकिन ना तो उन्होंने दस्तखत किए हैं ना कोई जवाब दिया है। इस तरफ जो हुकूमती बेंचेस हैं या हुकूमती जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर एक मखसूस तारीख तक उन्होंने इजलास ना बुलाया तो फिर अल्टीमेटली इजलास को खुद ही स्पीकर कौमी असम्बली बुला लेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ आइनी फ्लॉज मौजूद हैं कि आया वो कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो इजलास बुला सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि एक बड़ी वजह ये भी है कि कौमी असम्बली के स्पीकर साहब की अपनी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। अब इस इबाम के ऊपर खुद पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, इसी के ऊपर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर पहले तो पहला एक कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा कि असेंबली बुलाने के लिए रिक्वेजिशन भेजी गई, सदर साहब की खामोशी, ना दस्तखत ना जवाब, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर कि क्या सदर साहब ऐसी किसी रिक्वेजिशन को होल्ड कर सकते हैं क्या? देखिए, जो हमारा आइन का आर्टिकल 91 का है और उनका जब सब सेक्शन 2 का हवाला दिया जा रहा है नेशनल असेंबली की तरफ, तो 91 का सब सेक्शन 2 में तो साफ वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि 21 रोज के अंदर इंतखाबात के बाद हो जाएं तो कौमी असम्बली का इजलास तलब करना जो है प्रेसिडेंट साहब करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें स्पीकर का जिक्र, जब स्पीकर का जिक्र नहीं है तो उसपे स्पीकर जो है कौमी असम्बली के, वो भी अब चूंकि ज़ाहिर असम्बली का इजलास होने वाला है तो उनका भी नया इंतखाब होना है स्पीकर का भी, तो वो भी स्टाफ के अरेंजमेंट के तहत तो स्पीकर हैं, तो इतने बड़े अहम फैसले करने को मजाज नहीं है। अब जहाँ लफ्ज ही नहीं है प्रेसिडेंट के साथ कोई अल्टरनेटिव लफ्ज भी नहीं लिखा हुआ, तो स्पीकर कौमी असम्बली अपने रूल और बिजनेस के तहत या अपने पार्लियामेंट एक्ट को उन्होंने बनाया है अंदर, उसके तहत अगर ये इजलास इतना बड़ा आज कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा कि जनाब ये तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इख्तियारात में है, इसमें तो स्पीकर का जिक्र नहीं है। तो जिस तरह जैसे कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दे दी थी तो बाद में जस्टिस उमर बंदयाल ने उसको रिजेक्ट भी किया और बाद में गैस के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाओ, हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है। तो ये तमाम चीजें आपके सामने। एक और बड़ी अहम बात है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान को एतराज किया है, तो उन्होंने कहा कि ख्वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं या अक़लियती नशिस्तें हैं उसका भी फैसला नहीं हुआ। तो हम सदर साहब से बड़े एहतराम के साथ कहना चाहते हैं कि जनाब यही मसला चारों सूबाई असम्बली में भी है। पंजाब असम्बली में तकरीबन 24 सीटें हैं नशिस्तें ख्वातीन की जो अभी इलेक्शन कमीशन पेंडिंग रखी हुई है, इसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन भी हो गया, स्पीकर का भी हो गया, इजलास भी हो गया, सिंध में भी हो गया। तो ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए सदर साहब को कौमी असम्बली में ख्वातीन की नशिस्तें क्यों याद आ रही हैं? तो बड़ा असम्बली में इजलास होने दे, इसके बाद हल्फ उठाया जाएगा। हल्फ उठाने के बाद प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो 2 या 3 मार्च को है। इतने अरसे में कौमी असम्बली की नशिस्तें भी जो बची हुई हैं ख्वातीन की, उसका फैसला भी आ जाएगा। तो सदर साहब ने बिला वजह एक आईनी बुरहान पैदा कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली में नहले पर ढेला कर दिया।
उन्होंने भी कहा जी मेरे इख्तियार है, आपके इख्तियार तो हमारे आइन में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपके पास कोई रूल ऑफ बिजनेस है तो आप कौम को नहीं बताएं कि कंवर मेरे साहब, पास सर ये मुझे रूल। मुझे एक सवाल की इजाज़त दें सर, इसका क्या मतलब समझा जाए? अब स्पीकर का नाम तो नहीं है, लेकिन सर स्पीकर की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, सदर साहब का इख्तियार है, लेकिन सदर साहब की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। तो अब आपके ख्याल में जो नून लीग का कहना है वो ये है कि जी अगर एक मखसूस टाइम तक आपने नहीं बुलाया तो फिर अल्टीमेटली वो कॉल किया जा सकता है, उसमें सदाकत है या नहीं सर फिर? तो आइन में तो कोई जिक्र नहीं है, तो आपने आइन में तो कोई जिक्र नहीं है। अगर बिल्कुल आइन से ऐसा ही है। बालातर हम्म, आइन में बार आइन में करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले लेगी। बिल्कुल सुप्रीम ठीक। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हम्म, चीफ जस्टिस तो हर चीज को देख रहे हैं। हम्म, तो इसलिए उन्होंने तो इलेक्शन डेट भी मुकर्रर कर दी थी जब हम्म, इसमें बड़ा तनाजा पैदा हो गया था, डिस्प्यूट पैदा हो गया था। और हर मरहले पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की भी सपोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तो अब इन हालात को देखते हुए स्पीकर को कौमी असम्बली किस तरह से इजलास तलब कर सकते हैं? हमारी नजर में तो नहीं आ रहा, हमें तो खैर जहर है। हम तो तमाम आइन और कानून को मैंने एक शिट पढ़ी मैंने आज इसके बारे में, मैं तो दोबारा मैं रिवाइज करूँ पढ़ लो, उसमें किसी जिक्र नहीं है। अगर रूल ऑफ बिजनेस है या उनका अपना एक्ट है कौमी असम्बली का तो वो पेश करें, कौम को बताएं कि जी हमारा ये एक्ट है, ये हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने ये एक्ट पास किया हुआ है, वो बताएं कौम को। अब ये कि स्पीकर के पास इख्तियारात हैं, तो स्पीकर के पास आइन में तो कोई नहीं लिखा हुआ स्पीकर के पास नहीं फिर इख्तियारात हैं। कंवर साहब क्या तो करना ये क्या चाहिए? इसका सोल्यूशन क्या है फिर? अब आप देखें दोनों तरफ इख्तियारात भी नहीं है और पावर्स वो है भी नहीं, इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हलफ तो उठाना है उन्होंने, कौमी असम्बली ने तश्कील तो पाना है। तो अब इसका आपके ख्याल में आइन इस पे खामोश है या इस पे कोई सोल्यूशन मौजूद है? आए 21 रोज में हलफ उठाने की कोई जरूरी नहीं है। आइन में मैंने ये भी पढ़ा है कि वो असेंबली 21 रोज पर पाबंद होती है जो 90 दिन और 60 दिन में इंतखाबात करवाए, तो लिखा हुआ है। वो तो 90 असेंबली दिन जब में तो हुए नहीं। इंतखाब हो जाए तो हुआ ही नहीं। तब जब एक साल वो नहीं हुआ तो इसमें इसमें क्या फर्क पड़ गया? 21 रोज के बाद 31 दिन में करवाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये बिल्कुल जो सही। आपने 90 दिन में इंतखाब नहीं करवाए, 60 दिन में हम्म, इंतखाब, उसमें लफ्ज लिखा हुआ है कि आर्टिकल 91 में कि 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद अगर 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 इलेक्शन होते हैं तो 21 रोज के अंदर अंदर असेंबली का इजलास तलब किया जाए। तो ठीक। यहाँ तो एक साल में होगा तो इसमें 21 दिन की 31 दिन कर लें, क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर? अब हमारा बिल्कुल आर्टिकल ठीक। 254 कवर करता है उसको। हम्म, आइन में लिखा हुआ है, अगर कोई बात नागुज़री औलाद में कोई शक पर अमल दरामद ना हो तो आइन की खिलाफवर्जी नहीं है। बिल्कुल ठीक सर, वाज़ेह तो हो गया यानी ये। नहीं बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस पे बेसिकली एक ही हल है कि इस पे इंतजार किया जाए। इंतजार कर लें, 2 या 4 दिन इंतजार कर लें। सदर साहब इस पर बड़े नाराज हो रहे हैं, तो सदर साहब को भी नाराजगी है तो छुट्टी चला जाए रजा रब्बानी की तरह। जब रजा रब्बानी को बिल होता है ना कि बड़ा कंट्रोवर्शियल, तो फौरन नाराज होके उठा के बस्ता घर चले जाते थे। तो अब ठीक। सदर साहब भी चाहिए कि 2 दिन के लिए बीमार हो जाए और चेयरमैन सेनेट बन जाएगा, बिल्कुल प्रेसिडेंट सही। एक्टिव वो ऑर्डर पास सर सोल्यूशन इजलास आपने दे तलब दिया। कर अच्छा लेगा। सर आखिरी आखिरी एक दो सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में भी कहा जा रहा है मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। सर अब ये बताइएगा कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपको, एक तो ये कि आपको लग रहा है कि जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से वो जस्टिफाइड तरीके से किए जाएंगे क्योंकि पिछले पे इख्तलाफात भी थे और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, और दूसरा ये कि सर उसके इलेक्शन के बाद जो रिजर्व सीट्स का मसला है वो हल हो सकेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये इत्तेहाद में गई इसीलिए है कि जो मखसूस और ख़वातीन के नशिस्तें हैं वो इनको मिल सकें। वो नहीं मिल सकेगी। वो कैसे नहीं वो मिल सकेंगी इसलिए सर? जी। उसमें नहीं मिल सकती कि कौम जो है पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान वो चले गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्टी के हिस्सा बन गए हैं। अब वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, दूसरी पार्टी में जाएंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग लग जाएगा। इन हालात को देखते हुए हाँ, अब जो अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पार्टी कामयाब हो जाती है, इलेक्शन के कागजात तस्लीम कर लेता है, तो फिर जब बाई इलेक्शन होंगे तो वो तहरीक इंसाफ के जरिए अपना इंतखाब लड़े और वह 2, 4, 5, 10 सीटें वो ले जाएं तो कौमी असम्बली का हिस्सा बन जाएंगे। वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इत्तेहादी होंगे तो उन्हीं के वोट होंगे, उन्हीं के तादाद बढ़ जाएगी। नहीं लेकिन कंवर साहब ये तो सुन्नी सर ये थोड़ा वाजे करिए, तो आप बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। जो अभी तक बहस हो रही थी वो ये थी कि ये इत्तेहाद में गए हैं, जब इन्होंने इलेक्शन करवा लिया बड़े आराम से ये वापस पीटीआई में आ जाएंगे और जो नशिस्तें इनको मिली हैं उन नशिस्तों को भी ये साथ में पीटीआई के वापस ले आएंगे। तो ये तो आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ क्राइटेरिया बयान कर रहे हैं। नहीं, ये वापस नहीं जा सकते। वो आर्टिकल 61 के तहत एक पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसी पार्टी में रहेंगे 5 साल तक, जब तक ये असेंबली में बरकरार है। अब हाँ, लेकिन जो बाद में दरमियान में जो पार्टी इलेक्शन होते रहेंगे, बाई इलेक्शन, उसमें तहरीक इंसाफ के मेंबर बाकायदा इलेक्शन लड़े हैं, वो कामयाब होते हैं तो पार्लियामेंट में आ जाए, सूबाई असेंबली में आ जाए। लेकिन ये पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास ही रहेगी, इनकी तमाम मेजॉरिटी जितनी भी शामिल हो रहे हैं, ये दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते।
यानी कि जो ओथ लेने के टाइम पे जो इनका है, जिस पार्टी में सिलेक्शन, ये उसी के ऊपर रहेगा, 5 साल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, आपका मतलब है? हाँ जी, बिल्कुल, इसलिए ज़ाहिर है ना कि उन्होंने आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के तहत अपनी सियासी और पॉलिटिकली वाबस्तगी जो है, पार्लिमानी वाबस्तगी, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी। ठीक। और इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन किया है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्टी के तौर पे किया। अभी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो फिर उनको सीट छोड़नी पड़ेगी और फ्लोर काफी लग जाएगी। इसलिए आज से लेकिन एक और बड़ी बात है ना, आप ये देखिए, आपके सामने मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जिसके सदर जरदारी साहब हैं, वो हुकूमत भी कर, लेकिन नाम आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पार्लियामेंटेरियन को लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पार्लियामेंट में उसका इसी तरह तहरीक इंसाफ का नाम आता रहेगा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो बिल्कुल साफ खड़ी रहेगी, उनके तमाम अरकान जो है तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। तो ये एक तरीके से बात सब मामला चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही नामजद करदा ये सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, जो पिछले 5 साल से ज़ायद अरसे से इस कुर्सी पर मौजूद हैं और जाते जाते जो मसाइल उनको दरपेश हैं और जो मसाइल वो पैदा कर रहे हैं, यकीनन ये भी तारीख़ की किताबों का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि नून लीग एक तरफ ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और उनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि इसमें थोड़ी देर की जाए। यकीनन इससे मामलात अच्छे नोट के ऊपर ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि जो अख्तिताम होगा वो यकीनन नागवारी की सूरत में होगा। तो इस मसले को फौरी तौर पर हल होने की भी बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ ही प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।